हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात की थी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनकी फंक्शनल एनाटॉमी में लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स में हमारा आ रहा है, एक है सीकम, इसके साथ अपेंडिक्स होता है, फिर असेंडिंग कॉलोन ये वाला, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन, फिर डिसेंडिंग कॉलोन ये, फिर सिग्मोइड कॉलोन, फिर रेक्टम और एनाल कैनाल। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो 4 लेयर्स आएंगे। सबसे बाहर वाला है वो है सीरोसा या सीरस लेयर, नेक्स्ट आएगा मसल लेयर, फिर सब म्यूकस लेयर एंड म्यूकस लेयर। तो यहाँ पे 4 लेयर्स है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल लेयर एंड सीरोसा। जो सीरस लेयर है वो सबसे बाहर वाला है और ये पेरिटोनियम से बनता है। नेक्स्ट आ रहा है मसल लेयर। मसल में हमारे 2 लेयर्स होते हैं, आउटर वाला है वो लॉन्जिट्यूडिनल लेयर है और इनर वाला है वो सर्कुलर लेयर है। तो ये जो आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर है ये 3 बैंड्स में अरेंज होता है, ये वाला, तो इसे कहते हैं टीनिया कोलाई। और ये जो टीनिया कोलाई है उसकी लेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो अंदर वाला सर्कुलर लेयर है इसके कंपैरिजन में। तो ये जो सर्कुलर लेयर है ना वो सर्कुलेशन बनाएगा, पाउचेस बनाएगा, जिसे हॉस्ट्रा भी कहते हैं। इसके बाद का लेयर है सब म्यूकस लेयर, जो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। और सबसे अंदर वाला लेयर है जो है म्यूकस लेयर, जिसमें क्रिप्स ऑफ लिबरकून होते, यहाँ पे विलाई नहीं होते स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे, और साथ साथ में म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्रीशन की बात करें तो वाटरी फ्लूइड होता है जिसकी पीएच अल्कलाइन है अबाउट 8। कंपोजिशन में 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड्स होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आएंगे हमारे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन, यूरिया, एपिथेलियल सेल्स के डेब्रिस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मेनली आएगा बाइकार्बोनेट, साथ साथ में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट। लार्ज इंटेस्टाइन जूस के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अल्कलाइन होता है, तो ये न्यूट्रलाइज करेगा जो भी एसिड्स बन रहे हैं। एसिड्स कैसे बनेंगे? यहाँ पे जो बैक्टीरिया की एक्शन होगी इसकी वजह से एसिड बन रहे हैं, तो इस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, पहला फंक्शन। और दूसरा फंक्शन है, क्योंकि इसमें म्यूसिन होता है तो ये म्यूकोसा को लुब्रिकेट करेगा। म्यूसिन जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि कोई भी अगर मैकेनिकल इंजरी है या कोई केमिकल सब्सटेंस है वो अगर इसे डैमेज कर रहा है तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी म्यूसिन चाहिए। अब बात करें फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस में एक आ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, अल्कोहल, कुछ ड्रग्स जैसे कि एनेस्थेटिक ड्रग्स है, सेडेटिव्स है, स्टीरॉइड्स है, इन सब का एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। सेकेंड फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फीसिस फॉर्म हो रहा है और ये फीसिस को एक्सक्रीशन करना है। ठीक है, थर्ड फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो ये जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी है, लेड है, बिस्मथ है, आर्सेनिक है, इन सब का एक्सक्रीशन होगा थ्रू फीसिस। 3 फंक्शंस हो गए। पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, थर्ड फंक्शन एक्सक्रीटरी फंक्शन। फोर्थ फंक्शन है सिक्रीटरी फंक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा म्यूसिन और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन कर रहा है। फिफ्थ फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन K। जो बैक्टीरियल फ्लोरा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सिंथेसिस करने में फॉलिक एसिड का, विटामिन B12 और विटामिन K का। और ये जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोपोएसिस के लिए, साथ साथ में ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 फंक्शंस हो गए, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, थर्ड फंक्शन एक्सक्रीटरी फंक्शन, फोर्थ फंक्शन सिक्रीटरी फंक्शन और 5 सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड विटामिन K। ब्लड फिजियोलॉजी में पहला आएगा डायरिया। डायरिया मतलब फ्रीक्वेंट और प्रोफ्यूज डिस्चार्ज इंटेस्टिनल कंटेंट का। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ लूज एंड फ्लूइड फॉर्म। और ये क्यों होगा? क्योंकि इंटेस्टिनल मूवमेंट और एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हुआ है। ठीक है, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। डायरिया के कॉमन कॉजेज़ में आएगा कंटामिनेशन फूड और फ्लूइड का, फूड का इंटॉलरेंस, कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, वायरस का या पैरासाइट का, या कोई मेडिसिन का रिएक्शन है, जैसे एंटीबायोटिक के रिएक्शन से भी डायरिया होता है। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव भी डायरिया करते हैं, एंटासिड्स या लेक्सेटिव भी डायरिया कर सकते हैं। और इंटेस्टिनल डिजीज़ जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ में भी डायरिया होता है। क्लिनिकल फीचर्स में अगर डायरिया सीवियर है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, एसिड्स बढ़ जाएंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, और अगर फ्लूइड रिप्लेस नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है। दूसरी अप्लाइड एस्पेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब फेलियर टू वॉइड द फीसिस।
और इसका कॉमन कॉज है कि मास मूवमेंट एब्सेंट है कोलोन में, तो इसकी वजह से जो फीसिस है वो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत लंबे टाइम तक रह रहा है, और जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा तो फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फीसिस है वो हार्ड और ड्राई हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के कॉमन कॉजेज़ में आएगा डाइटरी कॉजेज़। अगर हमारी डाइट में फाइबर्स या लिक्विड नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन मतलब अगर कोई काम है और हमने बॉवेल हैबिट्स को इरेगुलर कर दिया तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सिग्मोइड कोलोन का स्पाज्म हो जाए तो ये भी मोटिलिटी को प्रिवेंट कर सकता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर मेगा कोलोन, जिसे हर्शस्प्रुंग्स डिजीज़ भी कहते हैं। साथ साथ में कुछ ड्रग्स है जो भी कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, जैसे कि डायूरेटिक है, कोई एनाल्जेसिक ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, पार्किंसंस की जो ड्रग है एंटी पार्किंसंस, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कन्वर्जेंट्स, ये भी कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। थर्ड एस्पेक्ट है अपेंडिसाइटिस, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन। अपेंडिक्स हमारा छोटा सा वॉर्म जैसा अपेंडेज है जो सीकम में से प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये ह्यूमन बींग में फंक्शनल नहीं होता, लेकिन इसका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो बहुत पेनफुल होता है। इसकी एज ऑफ अकरेंस है 10 to 30 ईयर्स, और इसके कॉजेज़ में होता है इडियोपैथिक, मतलब कॉज पता नहीं है, या कोई वायरल इन्फेक्शन है, या ल्यूमेन का ब्लॉकेज है। इसमें एब्डोमिनल पेन होगा, नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, लो ग्रेड फीवर और लैक ऑफ एपेटाइट। कॉम्प्लिकेशन में अगर अपेंडिसाइटिस को इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया गया तो ये रप्चर भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन पूरे बॉडी में स्प्रेड भी हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट में सर्जिकली अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ भी कहते हैं, इसमें जो बॉवल है, कोलोन है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर। इसे कोलाइटिस या प्रोक्टाइसिस भी कहते हैं, जिसमें रेक्टम या जो कोलोन का लोअर पार्ट है वो कॉमनली अफेक्टेड होता है। कई बार पूरा कोलोन भी अफेक्टेड होता है। ये कॉमनली 15 to 30 ईयर्स की एज में होती है। कॉजेज़, इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन जब हमारी इम्यून सिस्टम का इंटरेक्शन होता है और साथ साथ में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, साथ साथ में कभी कभी स्टूल में ब्लड भी आता है बिकॉज ऑफ अल्सर, ईजी फैटिगेबिलिटी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस और एनीमिया। तो आज हमने लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शनल एनाटमी, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस और अप्लाइड फिजियोलॉजी डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।